नमस्कार, मैं सत्यकाम। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, नई दिल्ली में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ। वहाँ हिंदी पढ़ाता हूँ और आज ईपीजी पाठशाला हिंदी के प्रश्न पत्र, हिंदी गद्य साहित्य, कथा साहित्य में हिंदी आलोचना में मैला आंचल के स्थान पर बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैला आंचल हिंदी की एक प्रसिद्ध कृति है और जब इसका प्रकाशन हुआ था 1954 में, तो इसको लेकर कई तरह की बहस शुरू हो गई थी और उस बहस में आंचलिकता का एक बहुत बड़ा सवाल था, भाषा का एक बहुत बड़ा सवाल था और जिस नए शिल्प में, जिस नई संरचना में उपन्यास को रेणु जी ने ढाला था, वह भी आलोचना के नए औजार की मांग करता था। और जिस प्रकार हम उपन्यास की आलोचना करते समय, उपन्यास का मूल्यांकन करते समय कथा वस्तु, विषय वस्तु, पात्र आदि का चित्रण करते थे, उसमें एक बदलाव की आवश्यकता थी। यहां कोई नायक नहीं था, कोई महानायक नहीं था, कहानी में कोई नायिका नहीं थी। उपन्यास में क्या नायक या नायिका का स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना उपन्यास का अस्तित्व ही नहीं हो सकता? ये सारे बहुत सारे प्रश्न थे और इन प्रश्नों पर आरंभ से ही बहस शुरू हो गई। इस उपन्यास के प्रकाशन होते ही आरंभ में जब इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ, तब इसकी ओर किसी का ध्यान बहुत आकृष्ट नहीं हुआ। सबसे पहले नलिन विलोचन शर्मा ने इस उपन्यास की विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाया और उसके बाद तब दूसरी बार यह उपन्यास छपा राजकमल प्रकाशन से और फिर एक लंबी बहस शुरू हो गई। आज हम उसी लंबी बहस की थोड़ी सी झलक इस पाठशाला में प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जब कोई नई कृति आती है और ऐसी कृति आती है जो अपने शिल्प में, अपने पूरे स्वरूप में, अपने पूरे ढांचे में और अपने पूरे व्यक्तित्व में जब अलग होती है, तो उसको आंकना, उसको मापना, एक जो परंपरागत बना बनाया जो ढांचा है, जो पैमाना है, उससे नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जब हम हिंदी आलोचना में मैला आंचल का के स्थान की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि मैला आंचल की विषय वस्तु क्या है और उसकी कथा वस्तु क्या है। देखिए, भारत आजाद हुआ था, तुरंत आजाद हुआ था और उसके आजादी के बाद बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने थे। लोकतंत्र का सवाल था, लोकतंत्र की स्थापना का सवाल था। जिस प्रकार लोकतंत्र पर पूंजीवाद हावी हो रहा था, उसका सवाल था। उसके साथ साथ गांधी जी जिस बात की बार बार चर्चा करते थे, बार बार हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे कि भारत गांवों का देश है और जिस समय भारत आजाद हुआ था, उस समय भी भारत की 70 से 80% जनता गांव में रहती थी। आज भी
गांवों से शहरों की ओर पलायन तो हुआ है, क्योंकि रोजगार शहर में है। कृषि व्यवस्था उतनी मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं हो सकी है कि हम सभी लोग को अपने गांव में रोजगार दे सकें। तो आज भी 70% लोग गांव में रहते हैं या किसी न किसी रूप में गांव पर निर्भर है। तो पहली तो यह समस्या थी जिसको एक उपन्यासकार अपने उपन्यास में दिखा रहा है, लेकिन बिल्कुल अलग ढंग से। और दूसरी समस्या, जो गांवों में जो जाति पाति की समस्या थी, उसको भी उपन्यासकार नए ढंग से दिखा रहा है कि किस प्रकार जब आधुनिकता गांव में प्रवेश करती है और वो जाति पाति के बंधनों से, अंधविश्वास से टकराती है, तो उसका क्या स्वरूप होता है। जैसे गांव में रेडियो का जब आगमन होता है और मेरीगंज के लोग जब रेडियो देखते हैं तो उन पर क्या प्रतिक्रिया होती है। जब डॉक्टर प्रशांत उस अंचल में जाते हैं और नए तरीके के आधुनिक दवाइयों की बात करते हैं, इलाज की बात करते हैं, तो गांवों पर क्या प्रतिक्रिया होती है। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे ढांचे में जाति कैसे अपना असर दिखाती है। इन सब चीजों को दिखाना था रेणु को। इसके अलावा जो गांवों में लोगों के बीच धर्म भीरुता है, धर्म के प्रति जो अंध आस्था है, और धर्म के की आड़ में जो वहशीपन है, उसको भी रेणु दिखाना चाहते थे। मतलब रेणु एक पूरा भारत दिखाना चाहते थे। हालांकि एक अंचल को उन्होंने लिया और उन्होंने अपने उपन्यास के आरंभ में इस आंचलिकता का संकेत भी किया। एक बड़ी बहस चल गई आंचलिकता को लेकर कि रेणु का यह उपन्यास आंचलिक है या सर्वव्यापी है, सर्वदेशीय है। काफी लोग और आलोचकों का एक बहुत बड़ा समूह, और आज भी जिस ढंग से मैला आंचल को पढ़ा जाता है उसमें आमतौर पर आंचलिकता की बात की जाती है। और आंचलिकता का आधार क्या है? आंचलिकता का आधार है भाषा। आंचलिकता का आधार है वहां जो रहन सहन की पद्धति है वो। आंचलिकता का आधार है जो विश्वास है, जो लोक रीतियां। बहुत सारे गीत दिए हैं रेणु ने इस उपन्यास में, और उन गीतों के माध्यम से उस देश की, उस समाज की, उस क्षेत्र की संस्कृति सामने आती है। और इसको रेणु ने जिस ढंग से प्रस्तुत किया है उसमें हर एक पात्र की जो भूमिका है, जो सहभागिता है, वो समान सहभागिता है। इसलिए कोई पात्र केंद्रीय पात्र बनकर नहीं उभरता है। यह भी एक उपन्यास के लिए, और खास तौर पर हिंदी उपन्यास के लिए, एक नई चीज थी, एक नई चुनौती थी आलोचकों के सामने। इसलिए आलोचकों ने कहा कि मैला आंचल में वह क्षेत्र, वह प्रदेश, मेरीगंज ही इस उपन्यास का नायक है। माने नायकत्व की जो अवधारणा जो महाकाव्य से चली आ रही थी, अभी भी उपन्यास की आलोचना के दौरान भी उपन्यास के नायकत्व की अवधारणा समाप्त नहीं हो रही थी। इसीलिए इसे मैला आंचल में मेरीगंज यानी उस पूरे क्षेत्र को नायक, यहां हम नायक न कहकर यह कह सकते हैं कि इस उपन्यास में कोई नायक नहीं है, बल्कि केंद्रीय कथ्य जो है, केंद्रीय विषय जो है,
केंद्रीय समस्या जो है वह समाज है। जिस समाज में यह उपन्यास रचित किया गया है वह क्षेत्र है जिस क्षेत्र की कहानी कही गई है, और उस क्षेत्र की कहानी लोकगीतों के माध्यम से, क्षेत्र की कहानी पात्रों की जुबानी और वहां जो रहने वाले लोग हैं उनके विश्वास और उनको जो अवधारणा है अपने बारे में, समाज के बारे में। इसके पहले कि हम रेणु की इस महत्वपूर्ण रचना पर आलोचकों ने क्या क्या कहा है इस पर बातचीत करें, इस बात को भी जान लेना आवश्यक प्रतीत होता है कि रचना और आलोचना के बीच क्या संबंध होता है। देखिए, बात ऐसी है कि रचना का आगमन पहले होता है, आलोचना उसके पीछे पीछे आती है। लेकिन किसी रचना को प्रतिष्ठित करने में आलोचना का भी महत्व होता है। अगर नलिन विलोचन शर्मा ने आरंभ में मैला आंचल को और उसकी विशेषताओं को स्पष्ट रूप में व्याख्यायित न किया होता तो हो सकता है कि मैला आंचल को वो स्थान प्राप्त न हुआ होता जो स्थान प्राप्त है। ऐसे ही समस्त साहित्यिक विधाओं में ये परंपरा चली आती है कि आलोचना रचना को समझने और समझाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, और वैसी रचना को समझने में, वैसे रचनाकार को समझने में जो परंपरागत रचना नहीं कर रहा है, जो अलग ढंग की रचना कर रहा है। तो इस तरह रचना और आलोचना में, रचना के बिना आलोचना हो नहीं सकती है, रचना को केंद्र में होना है। इसलिए रचना तो बीज है और उसी बीज से आलोचना का वृक्ष प्रस्फुटित होता है, और उसके बाद फिर उसे दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप रचना को किस तरह देखते हैं। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को यह उदाहरण देता हूं कि आप कहां पर खड़े हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपकी दृष्टि क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। जब आप सड़क पे पैदल चल रहे होते हैं तो आपका दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न होता है, लेकिन वही जब आप साइकिल पर चल रहे होते हैं तो आपका दृष्टिकोण थोड़ा भिन्न हो जाता है, और आपको लगता है कि ये जो पैदल चल रहे हैं वो क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं। उसके बाद स्कूटर, मोटर, हवाई जहाज, जैसे जैसे आप की स्थिति बदलती है आपका नजरिया बदलता है। आप हवाई जहाज पे चढ़कर जब इस धरती को देखते हैं, या जो अंतरिक्ष में रॉकेट में बैठकर जो इस अंतरिक्ष को देखते हैं, उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उनके सामने एक अलग ढंग का संसार खुलता है। इसलिए आलोचक का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए आलोचक की दृष्टि, उसका ज्ञान और किस तरह की विधा से वो आ रहा है, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि किसी की पृष्ठभूमि राजनीति विज्ञान की है, समाजशास्त्र की है, और किसी की पृष्ठभूमि साहित्यिक है, तो वो एक रचना को बिल्कुल अलग ढंग से उसको व्याख्यायित करेगा। उसके समाजशास्त्रीय पक्ष को देखेगा, उसके राजनीतिक पक्ष को देखेगा। इसलिए रचना तो केंद्र में है, लेकिन उसको देखने की दृष्टि अलग अलग बदल सकती है। परंपरागत रूप से रचना को देखने का, उनकी आलोचना करने का, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का परंपरा हमारे यहां रही है। जैसे 84 वैष्णवों की वार्ता में वल्लभ संप्रदाय के भक्तों का गुणगान है,
लेकिन उसी में मीराबाई की प्रशंसा नहीं की गई। रचनाओं की, अब इसे हम एक सीमित दृष्टिकोण कह सकते हैं, रचनाओं की व्याख्या और उसके मूल्यांकन में इतिहास, विवेक, अवधारणाओं का बड़ा महत्व होता है। और निश्चित रूप से ये परंपरा बोध, इतिहास बोध, ये हमें प्राप्त तो होता है विरासत में, लेकिन इसे हमें अर्जित भी करना पड़ता है। जैसा मैंने कहा, समस्त ज्ञान और विज्ञान, समस्त विधाएं, समस्त शास्त्र हमें किसी रचना को समझने में मदद देती है। निश्चित रूप से एक आलोचक का जो संवेदनात्मक स्तर होता है, जो उसका अपनी रुचि और अभिरुचि होती है, और वो अपनी रुचि और अभिरुचि उसके ज्ञान से ही बनती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से रेणु ने एक स्थान पर मैला आंचल का जन्म कैसे हुआ और उसके सृजन स्रोत पर इशारा करते हुए उन्होंने कहा है, एक इंटरव्यू में कहा था, जब कोई किसी पार्टी का सदस्य हो तो उसके अनुभव और विचार भी उस पार्टी के होंगे। किसान मजदूरों में काम करने से मुझे कम फायदे नहीं, बल्कि सच पूछिए तो राजनीति ने मुझे बहुत कुछ दिया। अपने जिले के गांव-गांव घूमा, लोगों से मिला, उनके सुख दुख से परिचित हुआ, चंदे वसूले। अपनी सक्रियता के कारण साथियों के साथ गांव में रात के वक्त भी डेरा लगाना पड़ता। रात में दूर से कभी ढोलक झांझ पर नाच गाने का स्वर लहरी मंडराती आती और मैं अपने साथियों को सोते छोड़ वहां चल देता। कभी विदेशिया, कहीं जालिम सिंह सिपहिया और किसी गांव में ननदी भौजिया के नाच हैं। मैं नाच देखने से ज्यादा नाच देखने वालों को देखकर अचरज से मुग्ध हो जाता। यहां एक कृति की रचनाशीलता, कृति के सृजन स्रोत, किसी कृति का जन्म कैसे होता है और कोई लेखक अपने समाज को किस तरह से निहारता है, किस तरह से देखता है। तो रेणु अपने समाज के लोक को देख रहे थे और उसके आधार पर उन्होंने इस तरह की रचना की जो अपनी संरचना और अपने वस्तु और अपने शिल्प में बिल्कुल अलग है, और इसलिए उसकी आलोचना भी विवादास्पद रही, उसकी आलोचना भी अलग ढंग से की गई, और इस प्रकार मैला आंचल शुरू से विवादग्रस्त तो रहा, लेकिन चूंकि यह एक श्रेष्ठ रचना थी, मौलिक रचना थी, इसलिए इसने सारे आरोपों प्रत्यारोपों को दरकिनार करते हुए अपनी महत्ता स्थापित की। जब मैला आंचल का प्रकाशन हुआ तो एक जो आलोचना की गई या मानहानि का एक मुकदमा भी दायर किया गया कि और कहा गया कि मैला आंचल सतीनाथ भादुड़ी के उपन्यास ढोढाई चरितमानस की नकल है। और लेकिन भादुड़ी जी ने बहुत ही स्पष्टता से यह कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जो रचना की है तो 1905 और 1945 ईस्वी के बीच की है, और रेणु ने जो अपनी रचना की है उसमें जो विषय है वो 1946 के बाद का है। और उन्होंने कहा कि मैंने भी एक पिछड़े समाज का चित्रण किया है, लेकिन रेणु ने बिल्कुल अलग ढंग से किया है, इसलिए, और दोनों की कथा अलग है, दोनों की भाषा अलग है। एक परमानंद
श्रीवास्तव जी ने जो कहा है वो मैं यहां उन्हीं के शब्दों में दोहरा रहा हूं। ये ढोढाए चरितमानस और मैला आंचल के विवाद के संदर्भ में, ढोढाए चरितमानस की बुनावट एक धार्मिक रूपक की तरह है। ढोढाए नगण्य होकर भी नायकत्व प्राप्त करता है। मैला आंचल में नायक की अवधारणा का ही निषेध है। इसको राष्ट्रीय रूपक की तरह पढ़ा जाए तो कुछ सूत्र मिलकर एक अर्थलय प्राप्त जरूर करते हैं, पर नायकत्व की अवधारणा को प्रायः खारिज करते हुए आंचलिक जीवन का राग रस, मानवीय स्वभाव की गुणवत्ता और क्षुद्रता दोनों कृतियों में मौजूद है। स्त्री पुरुष संबंधों की बनावट में थोड़ी समानता है। गीत, कथाएं, नाटकीय युक्तियां कमोबेश एक जैसी। मैला आंचल में बालदेव को लगता है कि लक्ष्मी के शरीर से बीजक की सी गंध निकलती है। उधर ढोढाए रमिया के बारे में सोचता है कि वह इंद्रासन की परी सी है। कांची कराची की तरह लचक है उसकी देह में। कथा भाषा की दृष्टि से भी ऊपरी समानताएं तत्काल दिखाई देती हैं, पर यहां कहीं रेणु का कथा शिल्प और भाषाई विन्यास अत्यंत विकसित कला के रूप में रेणु की कृति को कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना जाता है। लेकिन रेणु और भादुड़ी के उपन्यासों में जो समानता दिखाई गई, और जैसा कि आपने सुना कि परमानंद श्रीवास्तव जी उसमें कई समानताएं निकालते हैं, उसकी तुलना करते हैं, लेकिन एक उसमें एक जजमेंट भी देते हैं, और वो जजमेंट ये देते हैं कि ढोढाई चरितमानस से मैला आंचल एक श्रेष्ठ रचना। ये इस तरह का जो निर्णय है, वो निर्णय आलोचक को पाठकों पर छोड़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो तुलना की है वो तुलना बहुत वाजिब है, और ये बताया है कि दोनों के कथानक में समानता है। दोनों ही एक पिछड़े हुए क्षेत्र की कहानी है, और भारत का कोई भी क्षेत्र ले लें, कोई भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र ले लें, उसमें समानताएं मिलेंगी। और इसलिए, और जब लेखक ने ही कह दिया कि नहीं, रेणु की रचना मैला आंचल एक मूल कृति है, तो वो विवाद वहीं पर समाप्त हो गया। फिर उसको आगे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण एक विवाद या बहस रेणु के इस उपन्यास के बारे में, मैला आंचल के बारे में सामने आया, वो ये कि इस उपन्यास में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और इस भाषा में मैथिली का जो पुट है, वो हिंदी के समस्त पाठकों के लिए एक दुरूह वस्तु है। आलोचक देवराज उपाध्याय ने जो लिखा है उसको मैं कोट करता हूं। आंचलिक उपन्यासों में स्थानीय बोलियों के शब्दों के प्रयोग में इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि उपन्यास की रचना पात्रों के आंतरिक जीवन की झांकी देने के लिए होती हैं, बोलियों की विशेषताओं के प्रकटीकरण के लिए नहीं। शब्दों के अशुद्ध विवरण दिए जाएं, वाक्य विन्यास को विकृत किया जाए। भला यह भी कोई बात है कि नाति लघु उपन्यास के चतुर शताधिक पृष्ठों को हम पढ़ जाएं और उसमें एक भी गंभीर तात्विक विवेचन न मिले? हमें मान लेना चाहिए कि मैला आंचल में ज्ञान गरिमा की कमी है, और जरा से वायु के झोंके के चलते ही अंचल उड़ जाता है और शरीर निरावृत हो जाता है। इस परिस्थिति को आप ही कहिए
आप भला पसंद करेंगे? देखिए, ये जो आरंभ में जैसा कि मैंने कहा कि जो दो आलोचना के बिंदु सामने आए, एक की कथा वस्तु को कहीं से उधार लिया गया है या कहीं से नकल किया, दूसरा इसकी भाषा और बोली के बारे में। किसी उपन्यास में भाषा में कितनी बोली का इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में। इसके अलावा मैला आंचल के बारे में रामविलास शर्मा ने भी लिखा है और आंचलिकता के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है, और उन्होंने कहा है कि आंचलिकता के नाम पर जो कुछ लिखा जाए वह कभी सभी सच नहीं होता। जनता के अंधविश्वासों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। इसी प्रकार बहुत सारे लेखकों ने मैला आंचल के बारे में अपने अलग अलग विषयों को सामने रखा, और अंततः यह जो स्थापना शामिल हुई, और खास तौर पर आज भी नलिन विलोचन शर्मा और कि ये धारणा, या फिर नेमीचंद जैन जो ये मानते हैं कि इस उपन्यास में मैं उनको कोट करता हूं, वह मानव आत्मा का शिल्पी इसलिए ही होता है कि वह जीवन के काव्य का, उसकी सरसता और सौंदर्य का विकृति और विसंगति के पंख के बीच से झांकते मुस्कुराते कमल का दृष्टा होता है। तो इसलिए एक जो आलोचना हुई रेणु के इस उपन्यास की, उस आलोचना से रेणु के उपन्यास बाहर आया। मार्कंडे ने भी रेणु के उपन्यासों की बहुत प्रशंसा की, खास तौर पर उसमें जो लोक तत्व हैं। नित्यानंद तिवारी ने मैला आंचल को स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में रखा। मैंने कहा ना कि आप इस उपन्यास का फलक इतना विस्तृत है कि इसको केवल आंचलिकता की सीमा में कैद नहीं किया जा सकता। वे लिखते हैं, मैला आंचल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिन पर अब तक विचार नहीं हुआ है। उसकी ठेठ देशीयता विश्व नागरिकतावादी विचारधारा के सामने चुनौती की तरह खड़ी है। तो इस तरह से मैला आंचल को एक आलोचक, विभिन्न आलोचक अलग अलग नजरिए से देखते हैं, और इसी आलोचनात्मक यात्रा के दौरान मैला आंचल को एक आंचलिक उपन्यास के रूप में जो देखने का प्रयास किया गया, या आरंभ में उसे एक मौलिक कृति भी न मानने का जो एक आग्रह था, और जिस तरह से उनकी भाषा और उपन्यास में जिस तरह से एक क्षेत्र की बोली का प्रयोग किया गया था, उस पर जो आरोप लगाए वह आरोप सारे खंडित होते चले गए, क्योंकि रचना में इतना बल था। और अंततः उसको जब नित्यानंद तिवारी इस उपन्यास को राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो ये लगता है कि इस उपन्यास की सही पहचान हुई। और जिस प्रकार नलिन विलोचन शर्मा ने इस उपन्यास की गरिमा स्थापित की थी, और नित्यानंद तिवारी ने जिस प्रकार उसे सही परिप्रेक्ष्य में पकड़ा, यही मैला आंचल का मूल तथ्य है। और किस प्रकार से आलोचना ने रचना को समझने में भूल की, इसलिए कि वो आलोचना की कमी थी, रचना की नहीं। धीरे धीरे रचना ने अपना महत्व स्थापित किया, और आलोचना ने उसके महत्व को समझा और उसे स्थापित किया। हमेशा आलोचना के भरोसे नहीं रहती है रचना। रचना में यदि अपना बल होगा तभी वह स्थापित हो सकती है। आलोचना उसे पाठकों के सामने, विद्वानों के सामने रखने में मदद तो जरूर करती है, लेकिन अंततः रचना की अपनी शक्ति, अंतर्शक्ति ही उसे महान कृति बनाती है। अभी जो हमने बातचीत की उससे इतना स्पष्ट है कि मैला आंचल जब आलोचना की कसौटी पर उसे कसा गया, तो आलोचना के पास उस समय आरंभ में वो सारे औजार नहीं थे, वो दृष्टि नहीं थी जिससे मैला आंचल को पहचाना जा सके। लेकिन धीरे धीरे आलोचना ने अपने को विकसित किया,
रचना को समझने की कोशिश की और मैला आंचल को एक क्लासिक कृति के रूप में स्थापित किया गया। जैसे नलिन विलोचन शर्मा, मार्कंडे, नेमीचंद जैन जैसे आलोचकों ने उनकी भाषा, उनके शिल्प को सही ढंग से समझा और खास तौर पर नित्यानंद तिवारी जी ने उसका जो कथ्य था, उसको जो व्यापकता उन्होंने दी और उस उपन्यास को एक लोकतंत्र की एक विशाल पैमाने पर, कैनवास पर देखने की कोशिश की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम केवल आंचलिक, इसलिए अब मैला आंचल को केवल का विश्लेषण केवल आंचलिकता की दृष्टि से नहीं होता है, केवल भाषा की दृष्टि से नहीं होता है, बल्कि कथ्य की दृष्टि से होता है, जबकि आरंभ में केवल उसके शिल्प पर ही विचार किया जाता था। इसलिए आलोचना ने अपना पैमाना विस्तृत किया, अपने को विस्तार दिया और एक सही कृति को, अच्छी कृति को समझने की ताकत उसमें पैदा हुई।